कंट्रोल शेड करेंगे तो ये पूरा साल ब्रीड करेगी। एक दिन का भी स्टे देने की ज़रूरत नहीं है। उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए तो बड़े बर्ड से ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि 10 आपके पास मेल है ना, तो आपके पास 20 से 25 फीमेलें होनी चाहिए, 30 लगा ले, ताकि आपको फीमेल को भी रेस्ट दे। बेंगलाइज से, बेंगलाइज का जो अगर बच्चे हैं वो 4, 5, 6, 7, 8 तक भी देती हैं, डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। एक ही घर से शॉपिंग नहीं करनी, जैसे मैंने पहले दफ़ा की थी, जिसके पास गया और उसे सलाम भी ठोका कि और ये भी कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें दे दें, वो आपको गलत चीज़ें देंगे। आप अगर इस साल डी न्यूट्रिकल यूज़ कर रहे हैं और अगले साल इसको यूज़ करेंगे तो आपके बर्ड वो परफॉर्म नहीं करेंगे। अगले साल आपको म्यालिक यूज़ करना चाहिए, अगले साल आपको जो है वो कैल्शियम पी यूज़ करना चाहिए, अगले साल आपको कैल्सीलक्स वगैरह वर्सीलागा यूज़ करें। कोई भी नहीं, आप जो यूज़ करते हैं हर साल भी वही यूज़ करेंगे, आपका बर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। सॉफ्ट फूड आपने पूरा साल नहीं रोकना, आप ड्राई सॉफ्ट फूड बनाएं, बरसात के मौसम में भी दें। आप उसको जो 1 चम्मच बड़ी देते हैं उसको 8वां हिस्सा दे दें। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए वसीम भाई का फिंचेस का सेटअप। वसीम भाई माशाल्लाह से पिछले 3 साल से फिंचेस को ब्रीड करवा रहे हैं। उनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर अवेलेबल है फिंचेस के डिफरेंट म्यूटेशन में। आए वसीम भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनके जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वसीम भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कब से कर रहे हैं फिंच फार्मिंग? मैं तीसरा सीज़न है मेरा, तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे। और आपको शुरू में डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी आई जब आपने स्टार्टअप लिया था? शुरू में डिफ़िकल्टीज़ जो है वो गोल्डियन में ज़्यादा मुझे आई, क्योंकि गोल्डियन जो है ना उसका 2 साल पहले इतना लोगों को शऊर नहीं था। जिन लोगों ने रखी भी हुई थी तो वो भी आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते थे। मींस के मैं अगर ऐड करना चाहूँ कि जिनसे मैंने गोल्डियन ख़रीदी थी उन्होंने मुझे 3-3 हज़ार रुपया पेयर ज़्यादा भी दिया था, क्योंकि इमरान रफ़ाकत साहब ब्रोकर हैं, उनसे मैंने ख़रीदना चाहिए थी। तो उन्होंने मुझे इसलिए नहीं दी कि उनके पीसीज ना बीमार हो गए थे। तो उन्होंने, हालांकि मेरी पहली मुलाकात थी फ़ोन पे, मैंने आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, मेरी फ़ोन पे उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने काफ़ी मुफीद मशवरे भी मुझे दिए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा वसीम भाई ये मेरे पीस बीमार हो गए थे, ये देखें मैं ये रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको देना नहीं चाहता, ये काफ़ी सेंसिटिव होती है और एक्सपायरी चांस इसके ज़्यादा होते हैं। लेकिन मुझे किसी दोस्त से लेके दी थी, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरी दोबारा भी उनसे मुलाकात होनी है कभी ज़िंदगी में, लेकिन सख्त मिजाज हैं वो। तो उन्होंने मुझे 3-3 हज़ार रुपया पेयर महंगा दिया और उनके मुंह पे मैंने कहा था कि मैंने कहा भाई जनाब आपसे मैं 3-3 हज़ार रुपया पेयर महंगा ले रहा हूँ, लेकिन ना आप प्लीज़ इसको जो है ना मुझे सही चीज़ देना, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो लाते ही उसकी जो थी ना फीमेल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, कॉमन की, ग्रीन बैक ब्लैक हेड की ना। तो फिर उन्होंने मुझे बताया जी कि नोविडेट लें, इस तरह डालें, इस तरह डालें, और इसके अलावा ना अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इसमें इसी तरह ही होता है। तो वो मेरी एक्सपायर हो गई थी। फिर इसी तरह ही 2-3 जगह से मैंने और चीज़ें ख़रीदी, तो फिर मैंने तहिया कर लिया कि इसको मैं खुद समझूंगा। फिर जब मैंने खुद समझा और हर किसी से, मतलब जो समझता था, वीडियो आती थी उससे राय लेता, जैसे निज़ाम साहब हैं, उसके अलावा जो मेरे फेवरेट हैं जिन्होंने मुझे संभाला वो है मोहम्मद सलमान साहब, सलमान भाई हैं। ना तो वो सोशल मीडिया पे हैं और ना ही किसी से ज़्यादा मुलाकात करते हैं, वो शौकीन हैं। 30 साल से वो गोल्डियन और एक्जोटिक बर्ड में काम करते हैं, लेकिन अभी उनका जो शौक़ है वो फिंचेस में ही है। तो माशाल्लाह 300 पेयर उनके पास लगा हुआ है माशाल्लाह। और कभी अल्लाह करे वो मुझे भी अपने सेटअप पे बुला लें, बुलाते नहीं हैं, गाइड प्रॉपर करते हैं। ठीक। वसीम भाई इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन अवेलेबल है फिंचेस में? मेरे पास फिंचेस में बेंगलाइज हैं, ज़्यादा मैंने वाइट बेंगलाइज लगाई हुई है और क्रस्ट बेंगलाइज है वाइट में, और सिंपल में भी कुछ पेयर हैं फोस्टर के लिए मैंने रखे हुए हैं। उसके अलावा गोल्डियन में मेरे पास ग्रीन गोल्डियन है ब्लैक हेड में, और जो है पर्पल चेस्ट में, रेड हेड में भी है। एक मेरे पास पेयर है येलो बैक का ऑरेंज हेड में, और उसके अलावा ब्लू में है। उसके अलावा मेरे पास येलो बैक में मैंने ज़्यादा लगाए हैं। ग्रीन स्प्लिट के पीस हैं जो मेरे घर के हैं। पेस्टल ब्लू का है जो मेरे पास रेड हेड में, सिल्वर है। तो इस दफ़ा मेरे जितने बर्ड हैं मैं इन सब को ग्रीन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ।
और वो सारे बच्चे मैं अपने लिए रोकूंगा ताकि नेक्स्ट ईयर जो है या मैं स्प्लिट टू स्प्लिट के साथ पेयरिंग करूँ या स्प्लिट टू विजुअल करूँ या फिर विजुअल टू विजुअल करूँ। ये मेरा सेकंड ईयर का डिसीजन होगा। उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली बच्चे मैं बड़े करके ही देता हूँ, पेयर बना के ही देता हूँ। होता क्या है कि जो बच्चों की एक्सपायरी आती है ना, उसकी ये होता है कि हम सिबलिंग पेयर लगा देते हैं। तो मेरे पास भी इस तरह की हुई है, तो सिबलिंग पेयर लगा देते हैं, उसकी वजह से ये इस तरह का मसला आ जाता है। बच्चे एक्सपायर आपके पास भी हो जाते हैं और जो आगे लेके जाने वाला है उसको टेक केयर का सही पता नहीं होता। वो फिर फटाफट से टेक केयर तो करता है, साथ ही वो एंटीबायोटिक ठोक देता है, साथ ही वो कोई भी बुखार का ठोक देता है, कुछ ना कुछ ऐसी जो है वो प्रैक्टिकल उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। और हम भी ये करते रहे हैं क्योंकि नॉलेज नहीं था। अभी ये हम वैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूट्यूब को दुआएं बड़ी देता हूँ, क्योंकि उसने ना जो कुछ मुखलिस दोस्त थे ना, उनको भी यूट्यूब पे आने का मौका मिला है और बड़ी अवेयरनेस मिली है उनसे। नहीं तो आप इसमें एक और माजरत में बात ऐड करूँगा कि वीडियोस बनी होती हैं, मैं क्या अब नाम लेने से ना दुश्मनी हो जाती है। ये एक माफिया है, तो मैंने सरवाइव करना है। कोई वक्त आएगा तो करेंगे भी इंशाल्लाह बात, कि यूज़ कर रहे होते हैं माइलिक वगैरह ना, तो डी न्यूट्रिकल का नाम ले लेते हैं। तो अगर आप माइलिक यूज़ करते हैं बुरी बात नहीं है, माइलिक बहुत अच्छा है, बड़े बर्ड के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बर्ड के लिए बहुत अच्छा है। उसकी क्वांटिटी जिसको समझ आ गई वो करे। मतलब वैसे अगर वीटा सोल सुपर कर रहे होते हैं, साइमोस्ट्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन नाम वो डी न्यूट्रिकल का लेते हैं। जब आप उनका शेड विजिट करते हैं तो डी न्यूट्रिकल भी नहीं होता और प्राइम वगैरह भी नहीं होता। तो ये गलत गाइड नहीं करना चाहिए। और अगर मैंने पर्सनल फ़ोन भी कई लोगों को किया है, वो बाद में कहते हैं जी कि यार वो हमारा माइंड चेंज हो गया या हमारा प्लान चेंज हो गया, यार अब समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो मेरी आप सब भाइयों से रिकमेंडेशन है, मैं भी उस पर वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले साल बताऊँगा। हमें ना लोकल मेडिसिन के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि बर्ड इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है, यहाँ पे जितने लोग इंपोर्टर हैं उतनी मेडिसिन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो साइमंस कंपनी की जो मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छी हैं। मैंने इस दफ़ा एवी लाइट के नाम से इलेक्ट्रोलाइट्स आया था, वो मैंने यूज़ किया। यकीन करें वो मेरे बर्ड को डिस्टर्ब कर रहा था, छोटे बर्ड को, बड़े की नहीं बात कर रहा, छोटे बर्ड को, फिंचेस वगैरह को। और मैंने पिछले साल 300 रुपये का मैंने साइमोस्ट्रेस का इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस विटामिन लिया था। मैंने कहा एक मेरा बर्ड एक्सपायर नहीं पूरे सीज़न में हुआ, और मैंने पर डेली देता था उनको। तो आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोकल मेडिसिन को प्रेफर करें और उसके ऊपर ज़रूर आएँ और उस पर वर्किंग करें, ना कि पूरे सेटअप की एक एक दो दो पेयर पे करें, ताकि हम आपस में मशवरा करके हम लोकल मेडिसिन पे आएँ, ना कि ब्लैक मेलिंग में आएँ। सम टाइम ऐसा होता है, डी न्यूट्रिकल मैंने 500 ग्राम इस दफ़ा लिया था, मुझे और ज़रूरत पड़ गई मेरे दोस्तों को, अब वो शॉर्ट है। अब जब 2 महीने के बाद आएगा फिर हम थोड़ा सा उसको यूज़ करेंगे। जब देखें कि हर बंदे ने जेब के मुताबिक चीज़ ख़रीदनी है। आप जब नए सेटअप के लिए चीज़ें मेडिसिन ख़रीदते हैं तो वो आपको 4-5 हज़ार से तो स्टार्ट ही होती हैं। 4-5 हज़ार से लेके तो 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक जितना बड़ा सेटअप है वो होता है। तो हर बंदा एडवांस बुकिंग नहीं करवा सकता। मैंने पिछले साल जो प्राइम लिया था मैंने उसकी एडवांस बुकिंग करवाई थी। फिर मेरे कज़न है उनसे जमील नाज को फ़ोन करवाया था। मेरे कज़न उनका सारा काम करते हैं सोलर्स का ना, नईम भाई हैं वो करते हैं। तो उनसे रेफरेंस डलवाया, फिर उस पर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिला। ये नहीं कि नहीं मिला, लेकिन ये कि 1 वीक में एडवांस में पैसे भी जमा करा के आया। फिर उनको जाकर के भाईजान दे दें, भाईजान उनकी तरले भी करना पड़े। लेकिन यह कि वो अच्छे इंसान है, मिलता है। लेकिन शॉर्ट हो गई तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ब्रीडिंग सीज़न आपका ख़राब होने का ख़तरा होता है। जैसे आप, और एक बात इसमें और ऐड करूँगा कि ये कोई फार्मूला नहीं है, जो मुझे भी काफ़ी लोगों ने समझाया था और जो मुझे समझाते हैं मैं उसका अपोजिट ज़रूर करके देखता हूँ। ये मैं जो भी बातें कह रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और अपने प्रैक्टिकल के साथ बोल रहा हूँ। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होएगी। कि आप अगर इस साल डी न्यूट्रिकल यूज़ कर रहे हैं और अगले साल इसको यूज़ करेंगे तो आपके बर्ड वो परफॉर्म नहीं करेंगे। अगले साल आपको मियालिक यूज़ करना चाहिए, अगले साल आपको जो है वो कैल्शियम पी यूज़ करना चाहिए, अगले साल आपको कैल्सीलक्स वगैरह वर्सीलागा यूज़ करें। कोई भी नहीं, आप जो यूज़ करते हैं हर साल भी वही यूज़ करेंगे, आपका बर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। सॉफ्ट फूड आपने पूरा साल नहीं रोकना, आप ड्राई सॉफ्ट फूड बनाएं, बरसात के मौसम में भी दें। आप उसको जो 1 चम्मच बड़ी देते हैं उसको 8वां हिस्सा दे दें। आपका बर्ड को जब सॉफ्ट फूड मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दफ़ा मैंने गलती की है
पिछले 2 सालों में मैंने गलती नहीं की थी। इस दफ़ा पहले सीज़न में गलती, हाँ 2 सीज़न में, इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी गलती की है कि मैंने बरसात के 1.5-2 माह अपने बर्ड को जो है ना वो सॉफ्ट फूड नहीं दिया था। तो बेंगलाइज के अंदर, गोल्डियन के अंदर मेरे जो एग्स की क्वांटिटी है वो 1-1, 2-2 कम आई है, लेकिन इसको मैं पूरा कर लूँगा। आपने सॉफ्ट फूड सारा साल नहीं रोकना। सही। वसीम भाई, फिंचीज में एक पेड़ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? अगर किसी आप एक पेड़ की किसी म्यूटेशन की फिजिबिलिटी बता दें हमें। सबसे सस्ती वाली की पहले बात कर लें, क्योंकि न्यू फैंसियर सबसे, मैं भी अगर बात करूं तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं सस्ती ले लूं और ज़्यादा पेड़ ले लूं, क्योंकि सबसे अहम जो डर होता है ना वो फिजिबिलिटी तो हम बता देते हैं, उसमें सबसे अहम है कि आने के बाद एक्सपायरी क्या हो सकती है कि नहीं। अगर आप एक पेड़ ले लेते हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो उसकी फीमेल या मेल एक्सपायर हो जाता है तो सीज़न में कोई भी आपको नहीं देगा, और अगर देगा तो उसकी प्राइस 3 गुना 4 गुना करके देगा, और वो भी आपके पास चांस है चले या ना चले, या वो झूठ बोल के दे दे, उसकी एज पूरी ना हो, और भी बहुत सी रीज़न्स होती हैं जो बाद में कभी डिस्कस करेंगे इस पर। तो आप छोटी सी आइटम से स्टार्ट करते हैं हम बेंगलाइज से। बेंगलाइज का जो अगर बच्चे हैं वो 4, 5, 6, 7, 8 तक भी देती हैं, डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। तो पाल भी लेती हैं, मैंने 8 बच्चों तक भी पलवाए हैं उनसे, लेकिन रिकमेंडेशन है कि जब आपके पास ज़्यादा पेड़ लगे हों तो आप 4-5 से ज़्यादा ना पलवाएं, मैक्सिमम 6 तक चले जाएं। जो अगर 8 अंडे दे सकती है ना तो वो 8 बच्चे पाल भी सकती है। तो इसके लिए एक जो ज़रूरी चीज़ है इसमें ऐड करूँगा, बात चेंज हो जाती है टॉपिक, कि आप जो भी बॉक्स बनाए ना वो लंबे रुख वाला जो होता है ना, हॉरिजेंटल की साइड का ना बनाएं, उसको रेक्टेंगल टाइप का चौड़ा बनाएं, चौड़ा। क्योंकि आप देखें कि जितने भी बर्ड है ना वो अपनी नेस्टिंग ना चौड़ाई में, गुलाई में करते हैं, आउल शेप में, क्योंकि उसके अंडे सेंटर में, अल्लाह ताला ने उनको इतनी अकल दी है। कई लोग कहते हैं जानवरों को मतलब इनको ये नहीं होता वो नहीं होता, और आप ये यकीन करें कि अगर ये बीट भी खाते हैं ना तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है, वो खाते हैं। तो वो जो नेस्टिंग है ना, मेरे इस दफ़ा आपको बॉक्स दिखाता हूँ, मैंने ना चौरस बॉक्स बनवाए हैं। वो जब नेस्टिंग करते हैं तो बिल्कुल गोल सी नेस्टिंग करते हैं ताकि अंडे इधर उधर नहीं जाते। तो जो चौड़े हैं उसमें जो है वो बच्चे अक्सर आगे आ जाते हैं। डेली बॉक्स मैं चेक नहीं करता, जैसे मेरा आज बॉक्स पे एग आ गया, मैंने उसको नोट कर लेना है और उसका 10 दिन का टाइम आगे लिख देता हूँ। 10 दिन बाद मैंने फर्टिलिटी चेक करनी है, और उसके बाद मैंने 5 दिन बाद उसको चेक करना है, पहला हैचिंग हो गई, तो उसके बाद फिर मैंने उसको फिर अगले 5 दिन के बाद चेक करना है कि कितने बच्चे निकले। जितना आप बर्ड को डिस्टर्ब करोगे वो आपको तंग करेगा। और फिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, कोई भी बर्ड है मतलब जितने का आया उसके 4 बच्चे आ गए, डिवाइडेड बाई 4 कर लें, वो एक पेयर की प्राइस को पूरा कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट जो है वो उसको लोएस्ट रेट पे ना ले जाए। लो पे ले गई तो आप तब भी परेशान ना हो, अगर ऊपर ले गई तो तब आप खुश होते हैं, तब भी परेशान ना हो। तो दोनों रीज़न में ऊपर नीचे आता जाएगा, पैसे पूरे हो जाते हैं। बर्ड ब्रीड करना चाहिए। तो वसीम भाई, एक साल में कितने क्लच करती हैं फिंचेस? अगर तो कंट्रोल शेड हो जाए, जो कि मैंने अगले साल अपना कर लेना है, एसी वगैरह लगा हुआ है, इसको 30 पे चलाता हूँ यार, ये 24 पे 22 पे टेम्परेचर ले आता है, बर्ड को ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो मेरी इस दफ़ा पूरा प्लान हो गया कि कंट्रोल शेड कैसे करूँ। अगर कंट्रोल शेड करेंगे तो ये पूरा साल ब्रीड करेगी, एक दिन का भी स्टे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको थोड़ा सा मैं प्लान बता देता हूँ कि आप इनसे 3 क्लच मैक्सिमम ले लें और 1 महीने का रेस्ट दे दें। 3 महीने कंटिन्यू इनसे ब्रीड लें, मतलब 3 क्लच ले लें। ये 35 दिन के बाद बच्चा बाहर आ जाता है बेंगलाइज का। 35 दिन के बाद आप बच्चा सेपरेट कर सकते हैं, तकरीबन 35 से 40 दिन में बच्चा आप सेपरेट कर देते हैं। वसीम भाई, क्या एक मेल के साथ 2-3 फीमेलें लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं, उसका एक प्रॉपर मेथड है, मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आपने ना जिस मेल के साथ वो फीमेल लगानी है ना, उसको एक सेपरेट केज में आपको 3, 4, 5, 6 जितनी भी फीमेल हैं उनको छोड़ना चाहिए, जितनी आप लगाना चाहते हैं एक मेल के साथ। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, इस दफ़ा मैं कर रहा हूँ ये काम ना, क्या करता हूँ कि एक फ़ीमेल को मैंने मेल के साथ छोड़ दिया है। अब वो एग लेइंग करेगी, अपने बच्चे, बेंगलाइज की बात कर रहा हूँ, गोल्डियन की नहीं, तो वो अपने बच्चे पाल लेगी। उसके बाद वो फीमेल निकाल के मैं साइड पे रख दूँगा, दूसरी फीमेल उसको दे दूँगा। तो होता क्या है कि नेचुरल बाउंड हुए होते हैं, एक दूसरे को पहचानते होते हैं, तो वो जल्दी बाउंड हो जाते हैं। आप उससे अगला क्लच लें और फिर उसको छोड़ दें। आप मोस्टली फीमेलें आपको अपने पास रोकनी चाहिए, उससे ये होता है कि आपकी फ़ीमेल्स को रेस्ट भी मिलता जाता है और बच्चे भी अच्छे पालते हैं और आपकी फ़ीमेल एक्सपायर भी नहीं होती। इसी तरह ही गोल्डियन का है। तो इस दफ़ा तो मैं नहीं कर पाया,
माइंड में लेट आया तो मैं उनकी बॉन्डिंग नेचुरल, मैंने जितने बर्ड हैं उनकी बॉन्डिंग नेचुरल करवाई है। तो मेल जिसके पास बैठा है, जिसको खारिश कर रहा है, जिसको दाना मतलब फीड करवा रहा है, तो मैं उसको उठा के मैंने सेपरेट कर लिया। अगली दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि मैं मेल्स जो हैं, जो क्वालिटी वाइज मेल हैं इनमें से वो रखूँगा, और फीमेलें जो ज़्यादा रखूँगा जिनको मैंने क्रॉस कराना है। इससे आपकी फ़ीमेल को, मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि 10 आपके पास मेल है ना, तो आपके पास 20 से 25 फीमेलें होनी चाहिए, 30 लगा ले, ताकि आपको फ़ीमेल को भी रेस्ट दे। और मेरी एक फ़ीमेल है अभी, शायद अगर आपको दिखाता हूँ, उसको पहले सीज़न में मैंने इतना निचोड़ा था, पता नहीं था कि उसने बच्चे तो दिए, लेकिन मैंने उसके साथ ज्यादती की है। समझाया नहीं गया, क्योंकि ये बात मैंने पहले सीज़न में की थी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, ये ठीक नहीं है। तो इसमें ब्रीडिंग एज क्या है फिंचेस की? यार ये भी साल का ही कॉन्सेप्ट है। देखें, जो गोल्डन की बात, इसकी बैंगलाइज की बात करें तो मेरे पास 3 महीने में कभी ब्रीड नहीं की, 3.5 में भी नहीं की और 4 में भी नहीं की। मेरा मोस्टली 6 महीने के बाद का टारगेट है। अब मेरे पास जो ऊपर लगे ये मेरे पहले क्लच के थे, आप हिसाब लगा लें, पिछली अक्टूबर को बॉक्सेस वगैरह लगे थे, अक्टूबर के बाद के जो बच्चे इस साल के। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पहले क्लच के जो बच्चे होंगे ना, वो मेरे एक्सपायर नहीं करेगी बैंगलाइज, वो मेच्योर हो चुकी है, वो पालेगी। और इसी तरह ही गोल्डन का होता है, वो भी तकरीबन साल के 9 महीने ले जाती है, क्योंकि इसका ना पहला 2 मोल्ड आते हैं, एक क्विक मोल्ड आता है, एक कंप्लीट मोल्ड आता है। तो क्विक मोल्ड जो होता है वो फटाफट से, पहला मोल्ड जो होगा ना वो कलर वॉश करेगी, आपको पता है। उसके बाद जो मोल्ड आएगा ना, सेकंड कंप्लीट मोल्ड आता है, वो जब हो जाती है नंबर 1, उसके बाद उसकी ना बैक साइड पे टेल होती है, वो टेल जब निकल आती है ना, तो समझ लें वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो चुकी है। तीसरी बात जो है, वो फीमेल को खास तौर पे आप देखेंगे उसकी चोंच का कलर चेंज हो जाता है। जो ब्लैक फेस में होगी उसकी चोंच ब्लैक होती है, वो आगे से समटाइम जो है वो ब्लैक हो जाती है, किसी की रेड टिप होती है तो वो रेड हो जाती है, डार्क रेड हो जाती है, तो फीमेल को पहचानना ज़रा आसान हो जाता है। तो दूसरा जो टेल बताई है, टेल भी लंबी तब भी होती है जब वो ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाती है। सही। तो सीम भाई, नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ले, कितनी एरिया से ले फिंचेस का? जी, पहले तो मैं ये उनको थोड़ा सा डराऊंगा और उसके बाद उनको समझाऊंगा। जी। डराना ये है कि अगर आपके अंदर हौसला है कि ये मेरा पेयर आते ही एक्सपायर हो गया तो मैं दूसरा खरीद लूँगा, तो फिर तो आप आंखें बंद करके आ जाएं। दूसरा आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप आना ही चाहते हैं तो आपने एक ही घर से शॉपिंग नहीं करनी, जैसे मैंने पहले दफ़ा की थी, जिसके पास गया और उसे सलाम भी ठोका कि, और ये भी कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें दे दें, वो आपको गलत चीज़ें देंगे। एक आधा बंदा होगा जिसको खुदा का खौफ होगा, वो दे देगा। अदरवाइज़ आप मेरे घर से मेल लें, फीमेल लें, एक जोड़ा मेरे घर से ले लें, एक इरफान भाई के घर से ले लें, जितने आपने जोड़े लगाने हैं सारों को अलग-अलग घर से लें, उनका आउट क्रॉस कराएं, उसके बच्चे आपके पास सर्वाइव करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा ब्रीड लेने का, पीस भी एक्सपायर नहीं होंगे। और फिंचेस का अगर आपने काम करना है तो ये बात आपने 100% अपने माइंड में रखनी है, किसी के ऊपर नहीं जाना कि जैसा माहौल हो वैसे ही बर्ड अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आपको इनको टेम्परेचर मेंटेन करना ही पड़ेगा सर्दी में, नहीं तो आपके बच्चों के ऊपर नहीं बैठेंगे, बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे, ये खुद बीमार होंगे, फीडिंग नहीं कराएंगे, बैठे बैठे अक्सर ये एक्सपायर हो जाती है बेचारी, फीमेल या मेल। लोग ये कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक नहीं होता, ठंड लगने से पीस जो है मर जाता है। हम लोग रात को रज़ाइयाँ लेके सोते हैं सर्दियों में दरवाजे बंद करके, और उनके लिए टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। मैंने पहले सीज़न में किया था, दूसरे सीज़न में भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं आती, तो हम लोग कंप्रेसर यूज़ करते हैं। वो अब तो गैस आनी नहीं, मैंने इन्वर्टर लगवाया, इन्वर्टर के साथ एग्जॉस्ट और थोड़ा सा पोर्शन आपने जो पूरा बंद करते हैं वो खुला रखना है। एग्जॉस्ट आपका 3 से 4 दफ़ा दिन में जब आप जाएं, आपको सफोकेशन या परेशानी फील हो, आपने लाजमी एग्जॉस्ट चलाना है, नहीं तो परिंदा बीमार होएगा। उसके अलावा परिंदे को कुछ नहीं होगा, इनको जल्दी कोई बीमारी नहीं आती, इनको मोशन की बीमारी सबसे पहले लगती है, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूंगा। वसीम भाई, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए एक्यूरेट? ह्यूमिडिटी का यार मेरे तो देखें, रूम में जब वक्त था तो 90 तक भी गई है, तो बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ, डेड इन शेल नहीं हुआ। क्योंकि देखें, जब उन्होंने आप अगर डिब्बे के अंदर की आप ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर नोट करें ना, वो फ़र्क होता है पूरे कमरे का। अब हमने डिजिटल मीटर मोस्टली दीवार के साथ लगाए होते हैं, अगर दीवार से हटा के आप सेंटर में लाएं तो वहाँ पे उसकी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। अगर आप दीवार में जहाँ पे आपका
जहाँ पे आपका हीटर चल रहा है या जिस तरीके भी टेम्परेचर कंट्रोल किया आप उसके करीब लाएं तो और होती है। तो पूरे कमरे का इन्वायरमेंट जो है ना वो लहदा होता है। इम्यूनिटी ये जो सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे जो होती है ना ह्यूमिडिटी, वो आपको इतना फील नहीं होने देती, गर्मियों में तो बहुत होती है। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस जो है वो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, चाहे मेरा इस कमरे में लव बर्ड वाले में 100 भी गया और 110 भी गया और मेरे बच्चे पूरे निकले हैं। एक्सपायर सिर्फ वो ही हुआ है जो रेड टू रेड लगाया था तो वो एक्सपायर हुआ है, और यहाँ जो मैंने अपनी उस्तादियाँ लगाई हैं वो एक्सपायर हुआ है, अदरवाइज पीस एक्सपायर नहीं हुआ। और टेम्परेचर कितना देना चाहिए? टेम्परेचर जो है ना वो 28-26 तक रहना चाहिए। 30 अगर करते हैं ना तो यार आपको भी, मैं अगर अंदर जाऊंगा ना तो मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर 30 टेम्परेचर है ना अंदर तो मुझे पसीना आता है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको पसीना ना आए। हालांकि बर्ड के लिए वो आइडियल है, तो मैं समझता हूँ 28 तक तो होना चाहिए। ओके। वसीम भाई प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्रीडिंग की फिंचेस में? फिंचेस में वही, एक तो आइडियल जो है वो इसका जो केज होता है और सारी चीज़ें वही होती हैं, बस खाने में सबका चेंज होता है। अब आप मोस्टली लोगों से ये पूछें कि यार आपने ये चीज़ों की इतनी रेशो दी है, क्या दी है? अब पिछली दफ़ा का जो मेरा चार्ट था वो था 10 किलो देसी, 4 किलो लाल और 4 किलो कनेरी। उसमें सर्दियों में स्वांग, तिल, अलसी, सरसों के बीज, ये सारी मैंने डाली थी। अब उसका मैंने जब नोट किया तो देसी कंगनी भी खा रहे हैं, लाल भी खा रहे हैं, कनेरी भी खा रहे हैं, वो सरसों के बीज उसने नहीं खाए, अलसी नहीं खाई, तिल भी तकरीबन छोड़ा, स्वांग खा ली। तो मैंने ये तीनों चीज़ें स्किप कर दी, अलसी, तिल और सरसों साइड पे कर दिया। अब इस साल मैंने चार्ट बनाया था जिसमें मैंने ऑस्टेरिटी का भी और मेंटेनेंस का भी और ब्रीडिंग प्रिपरेशन का भी मैंने वो बनाया। वो मैं दोबारा अभी जो है वो उसकी वीडियो भी अगर मौका मिला तो बनाऊंगा। तो होता क्या कि जब आप रेस्ट देते हैं अपने बर्ड को तो उन दिनों में ना बिल्कुल सादी जो है ना वो कंगनी कर देता हूँ, दोनों कंगनियाँ मिक्स करके देता हूँ। इस साल करूँगा, पिछले साल नहीं किया, इस साल करूँगा क्योंकि मेरे सीनियर्स भी वही कर रहे हैं, सलमान भाई जिनकी बात कर रहा हूँ, और उनका बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है। वो दोनों कंगनियाँ बराबर मिकदार में डाल देते हैं। ठंडी गर्म का किसी को भी नहीं पता, ये एमी बस डायलॉग होते हैं कि ये ठंडी है, ये गर्म है, ये नरम है, ये सख्त है। बेसिकली मुख्तलिफ मकामात की कंगनियाँ हैं, उनके कलर चेंज है, अंदर से दाना वही है। मैंने खा के थोड़ा सा देखा है, मज़ेदार भी होती हैं। अगर आप किसी भी चीज़, अब मैं सॉफ्ट फूड बनाता हूँ ना, जैसे इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, मैं सिरका जैसे डालते हैं लोग 5 इतनी बड़ी, भाई मैंने डाल दिया तो मैं इसको नहीं देखता, मैं उसको डालने के बाद ना 1 चम्मच से थोड़ा सा पीता हूँ, क्योंकि ये आपका ना ये डिवॉर्मिंग नहीं करता, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, मैदे को बेहतर करता है। जब आपका मैदा ठीक होगा आपका सारा निज़ाम ठीक होगा। तो मैं उसको जब पीता हूँ ना तो जब वो मेरे गले को नहीं लगता, मुझे फील होता है कि ये इनहेल करते हुए बस हल्की सी चुभन सी फील हुई है, तो मैं वो अपने बर्ड को देता हूँ। आप उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, एक दिन मैंने पूरा जैसे फेसबुक पे बताया था, तो मैंने एक उसके अंदर ना 10 ml डाल के 1 गिलास के अंदर खुद पिया, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हम ये क्वांटिटी ज़्यादा करके मुश्किल पीते हैं तो परिंदों का क्या हाल होगा। तो फिर मैंने 1 cc 1 लीटर के अंदर कर दिया, तो वो बड़ा बेस्ट है। सही। तो सीएम भाई क्या इजीली सेल हो जाती है फिंचेस? सेल करने में कोई इशू तो नहीं आता इन्हें? यार हर चीज़ सेल हो जाती है, प्राइस का ऊपर नीचे होता है कि आप प्राइस कम में बेचना चाहते हैं तो अलग बात है, ज़्यादा में बेचना चाहते हैं तो अलग बात है। सबसे अहम चीज़ कि आप इसमें कोशिश कीजिएगा, जो भी छोटा जो ब्रीडर होता है ना उसकी कोशिश होती है फटाफट से यार निकल जाए यार। वो झूठ भी बोलता है मजबूरी के तहत, सारे करते रहे हैं। अब वो कह दें कि हम नहीं ये करते रहे तो सब ये करते रहे हैं, क्योंकि जिसको ये धोखा हुआ है ना उसने आगे धोखा किया है, बाद में वो शरीफ बन गया। तो आप अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर अपने बर्ड को होल्ड करें, होल्डिंग पावर अगर आपके अंदर है तो फिर उसको वेट करें, उसका पेयर बना के बेचें। पिछले साल हमने 600 रुपये का 700 रुपये का बेंगलाइज शादी का बच्चा बेचा। मैंने वाइट बेंगलाइज 2200 रुपये का पीस खरीदा, 600 रुपये का उसका बच्चा बेचा। बच्चों का पीस 2200 में ख़रीद के 600 रुपये का बच्चा बेचा। एक टाइम पे मैंने शादी बेंगलाइज का 300 रुपये पे बच्चा बेचा। और अगर इनको मैं पेयर बना के बेचता तो जो मैंने 300 का बेचा ना वो मेरा 1200 या 1500 का पेयर जाता। अगर वाइट का मैंने जो 600 का बच्चा बेचा था
वो मेरा 1800 में भी जा सकता था, 1600 में भी जा सकता था। ये रेट आप खुद अपनी मर्ज़ी से निकाल नहीं सकते। बस ये मुझे भी आज तक तीसरा साल है कि मुझे नहीं आज तक पता लगा ये रेट कौन निकालता है। तो ये अंदाज़े ही होते हैं। आप फेसबुक पे ऐड लगाएं, पूछें, 2-4 बंदों से पूछें, आप उससे 100 रुपया सस्ता दे दें, 50 रुपये सस्ते दे दें। नहीं देना तो फिर सब्र करें, कोई ना कोई तो आपके पास ले जाएगा उसको। जी बिल्कुल। तो वसीम भाई, इनफर्टिलिटी की मसला आता है फिंचेस में? बिल्कुल आता है। इसमें मोस्टली लोग छोटी उम्र में लगा देते हैं, तो उसमें लाजमी आता है। होता क्या है कि हम लोग उनको मल्टीविटामिन और जब प्रिपरेशन होती है ना, तो उसमें जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह की डोज को हम लोग ने मेंटेन रखा होता है। तो वो, हाँ, इसमें एक और बात ऐड करूँगा, आप कोशिश कीजिएगा कि जब आपके जो चिक्स हैं किसी भी म्यूटेशन में हो, चाहे लवबर्ड में हो, चाहे गोल्डियन में हो, चाहे डव में हो, कोई भी आप ले लें, उसको जब आपका वो एग लेइंग स्टार्ट कर दे तो आप उसके डी न्यूट्रिकल को चौथे हिस्से पे आपने डिवाइड कर देना है। मतलब 20 ग्राम स्टार्टअप उसकी वैल्यू है, उसके ऊपर आप देते जाएं। जब एग लेइंग आना शुरू, ये नहीं कि पहले एग का इंतज़ार करें, आ गया बस रोक दें, 2-3 भी आ जाएं, 4 भी आ जाएं, पूरे भी आ जाएं। उसके बाद आप देख लें भाई, हाँ भाई सारे पेयर तकरीबन चल गए हैं, एक आधा 2-4 नहीं चले तो उसको सारों को ज़बरदस्ती कैल्शियम नहीं आपने उसको डालना। उसमें आपकी बचत भी होगी और आपका फ़ायदा भी होगा। 2 मेथड बताता हूँ। एक तो उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दें आप, मतलब 5 ग्राम, 1 किलो में 5 ग्राम आपका अगर 250 ग्राम बनता है तो 1 ग्राम उसके ऊपर, आप जब 1 ग्राम उसके ऊपर छिड़केंगे तो वो पूरी तय के ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली पूरी तय पे 1 ग्राम आ जाता है। अब फिर भी आपका दिल मुतमिन नहीं हो रहा तो आप फिर उस पर कटल बोन फिश 1 ग्राम डाल दें, उसमें आपके पैसे भी बच जाएंगे। और वो जो उसके अंदर जो आपके दिल के अंदर एक है ना कि यार मैंने कम डाला है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इससे आपके डी न्यूट्रिकल जो आपको महंगा पड़ता है वो कम हो जाएगा। और जब आप ज़रूरत करें कि यार इस दफ़ा इस पेयर ने मेरे कम दिए हैं, तो उसको आप क्वांटिटी बड़ी करके ज़्यादा करके आप डी न्यूट्रिकल करा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहले प्रिपरेशन के करीब 20 ग्राम स्टार्ट करें, जब हो तो उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके कैल्शियम की भी बचत होगी और आपके बर्ड भी हेल्दी एक्टिव रहेंगे। वसीम भाई, एक नया बंदा सेल करने चाह रहा है बर्ड्स, तो उसे कैसे पता लगेगा कि मेरा बच्चा सेल्फ हुआ है कि नहीं हुआ? इसमें आप फिंचेस में बात करें या लव बर्ड में बात फिंचेस करें? में। अच्छा, फिंचेस में ऐसे है कि जो भी बर्ड होता है ना, मोस्टली उसको हम लोगों ने तो टारगेट रखा होता है कि डेट नोट की होती है कि इतने दिन में हम बच्चा निकाल लेंगे, आदत जो हो गई है। लेकिन एक न्यू फैंसियर्स के लिए ना जो 100% कन्फर्म होता है वो ये होता है कि जब भी कोई बच्चा निकलेगा, कोई भी, खास तौर पे अल्बाइनो कलर्स में ना, वाइट कलर के अंदर, उसमें ना आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है, चोंच जल्दी साफ़ हो जाती है। तो लोग कहते हैं चोंच साफ़ हो जाए तो इसको बेच दो। उसकी ना इस साइड पे ना आप देखेंगे, इस साइड पे जहाँ पे चोंच खत्म होती है वहाँ पे ना एक तिल की तरह का ना वाइट सा निशान होता है, डॉट लगा होता है। हाँ, वो गोल्डन के अंदर तो 3 डॉट होते हैं ना, लेकिन इसके अंदर एक बारीक सा डॉट होता है वाइट कलर का जो बैंगलाइज होती है जी। तो जब वो क्लियर हो जाए तो वो 100% आपका बच्चा फॉर सेल के लिए तैयार होता है। उसके अलावा अगर मज़ीद आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं कि यार अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, तो उसकी जो रंप होती है ना, टेल के ऊपर वाला हिस्सा, उसको आप देखें कि वहाँ पे पर पूरे आ चुके हैं। कोई ऐसे करके आप देखें ना, जब मोल्ड पे आता है तो नोके से निकली होती हैं, वो नोके तो नहीं निकली हुई, थोड़ा सा वहाँ पे मांस तो नहीं नज़र आ रहा। अगर वहाँ पे आपको मांस नहीं नज़र आ रहा तो फिर आंखें ऐसे बंद करके तो आप उसको सेल कर सकते हैं। रही बात गोल्डन की, गोल्डन का क्या करते हैं लोग, मैं नहीं करता, मैंने पहले सीज़न ऐसा किया था कि जब मैंने गोल्डन के बच्चे को देखा है कि उसने दाने में मुँह मारा है, तो मैं उसको 2-3 दिन के अंदर अलहदा कर देता था। ये तरीका ठीक नहीं है। इसके 2 तरीके आप अपनाएं, आपको फ़ायदा होगा। नंबर 1 वो ये है कि जब वो मुँह मारता है तो वो ज़रूरी नहीं खा रहा होता है, वो सिर्फ हो सकता है उसके साथ खेल रहा हो या उसको चेक कर रहा हो कि ये क्या चीज़ है, या जो भी आप अपने माइंड में इसका ख्याल कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। तो आप उसको 1 वीक कंटिन्यू देखें कि ये खा रहा है। और सबसे अहम चीज़ जो है ना, इसके 3 डॉट आपको ख़त्म करना ज़रूरी है। इनके 3 डॉट ख़त्म करें। और अगर आपकी बैंगलाइज ने दोबारा एग लेइंग कर दी है तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि बैंगलाइज के अंडे आपने ज़ाये करने होते हैं। तो उसके क्या होगा कि अगर रात को देखेंगे बैंगलाइज अपने बॉक्स में जाके बैठी है तो ये बच्चे भी उनके साथ जाके इनक्यूबेट करेंगे उसको। तो इससे क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपके जो गोल्डन के बच्चे होंगे उनको पता लगेगा बचपन से ही कि ये भी काम हमने करना है। जो गोल्डन में अक्सर
मेल फीमेल अपने बच्चे नहीं पालते, उसकी रीज़न यही होती है कि उनको बांग्लादेश की तरफ से ट्रेनिंग नहीं मिली होती। और एक तो माँ बाप दूसरा उनको ट्रेनिंग का पता ही नहीं कि बच्चे कैसे पालने हैं। तो फिर ऐसे ही होता है कि बड़े होने के बाद जो है वो अपने बच्चों को 1-2 दफ़ा एक्सपायर करते हैं। तो एक्सपायरी की वजह से फिर दोबारा जो है वो लेइंग करते हैं और बैठते हैं, तीसरे चौथे क्लच पे जाके वो आदी हो जाते हैं, सीज़न तबाह हो जाता है। उसके बाद अगले सीज़न में वो मैच्योर हो चुके होते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है गोल्डन के हवाले से। इसी तरह जावा को आप देखें तो जावा के भी साइड पे यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा वाइट सा निशान होता है, ये ख़त्म करना है, उसकी रंप देखनी है। और जब ये आप सेपरेट करें तो आपके पास एक हॉस्पिटल केज होना चाहिए सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में, जिसमें एक बल्ब लगा होना चाहिए। मेरे तैयार हो रहे हैं, मैंने वो 4-5 करवाए हैं, तो उसके अंदर बल्ब लगाओ, उसमें कम से कम भी ना 1 हफ्ता रहे। उसके बाद आप जिसको भी देंगे ना वो उसकी अपनी गलती से एक्सपायर होगा, आपकी गलती से पीस कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। ओके, वैसे भाई एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फिंच फार्मिंग के लिए? फिंच फार्मिंग अच्छी है, कंट्रोल शेड हो या ना भी हो, ओपन शेड भी हो, लेकिन उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए तो बड़े बर्ड से ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हैं। इसमें एक ये है कि इसकी प्राइसेस एकदम से ऊपर जाती है और एकदम से बिल्कुल नीचे आ जाती है, क्योंकि ये भी हमारी जैसे इकोनॉमिक्स का रूल है ना, उसको फॉलो करते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो प्राइस कम मिलेगी, प्रोडक्शन कम होगी तो प्राइस ज़्यादा मिलेगी। मोर्टेलिटी जिस परिंदे की ज़्यादा होगी, बच्चे कम बच रहे होंगे, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। जिसके बच्चे ज़्यादा निकलते हैं, मरते नहीं हैं, उसकी प्राइस कम होगी। पहले क्लच के प्राइस बर्ड की ज़्यादा होती है, दूसरे क्लच की भी तकरीबन सेम होती है, 19-20 का फ़र्क पड़ सकता है। तीसरे की कम होती है क्योंकि वो आपने लेना है तो वो अगले सीज़न जब आना है तो तैयार नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप ब्रांड बन चुके हैं या आपके पीछे किसी ब्रांड का हाथ है तो आपका वो सस्ता परिंदा भी उसी रेट पे ही जाएगा जो ऑफ सीज़न में भी जाएगा। तो कोशिश करें, अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, जैसे ही बर्ड निकलें सेल्फ करें, बेचें। चलें, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें और साइट विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त पहुंचती रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको वसीम भाई का फिंचेस का विजिट करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर लगा हुआ है फिंचेस के डिफरेंट म्यूटेशन में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।